नमस्कार, आप सभी ज्ञान दर्पण परिवार के सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा इसके आंसर की का। लेकिन आप सभी के लिए, आप सभी के मांग पर आंसर की मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हों, क्योंकि यह जो आंसर की तैयार किया गया है ये इस आधार पर तैयार किया गया है जिसमें कुछ किताबों का प्रयोग लिया गया है और कुछ विद्वानों से, जिसमें शिक्षक भी सम्मिलित हैं, उनसे राजी ली गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था। ये हमारे पास जो सेट अवेलेबल है वो सीरीज सी का है, तो सीरीज सी जिनके पास भी हो वो मिला सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 21 था कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इसका आंसर होगा सम। 22 है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, उत्तर होगा 14। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनें, इसका आंसर होगा ओज। और अगला प्रश्न है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है, उत्तर होगा ड ढ। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, और उत्तर होगा इसका आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, उत्तर होगा पराजय। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप, इसका होगा अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, उत्तर होगा चिड़ियों। आप सभी वो कविता याद कीजिए, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ चला किसान। तो चिड़िया का जो बहुवचन है वो चिड़ियों होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उत्तर है वर्ण। दारा का अर्थ क्या है, देखिए दारा का पर्यायवाची पत्नी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा पत्नी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी, इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 16:10। अगला प्रश्न है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, यदि उसके आगे 9 लड़के हों तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल रैट्स आर कैट और ऑल कैट्स आर डॉग, ये स्टेटमेंट है और इसका जो निष्कर्ष होगा वो होगा आपका इफ़ बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों ही फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। ऑल हेन्स आर बर्ड, सम गोट्स आर हेन, और इसका देखिए इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट कंक्लूजन तो ठीक है, सेकंड में देखिए सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, और इसका इंग्लिश देखिए क्या लिखा है, ऑल हेन्स आर गोट। यहाँ होना चाहिए था सभी मुर्गियां बकरियां हैं। तो आंसर जो है इसी आधार पर होगा, और इसका आंसर होगा यदि केवल एक निष्कर्ष तर्कसंगत है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है उस आधार पर इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दवा की ज़रूरत है तो ऐसा थोड़ी ही है कि हमें जो है अपने लोग अपने घर में दवा रखते हैं, इससे बीमार का क्या संबंध। अतः इसका आंसर होगा यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। ह्रास मतलब होता है कमी। तो कमी के आधार पर देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ये कभी संभव है? संसाधन कम हो तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा, यह तो यूं ही गलत हो गया।
दूसरा क्या है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है कि अगर संसाधन कम होगा तो निश्चित रूप से नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ हैं, और इसमें कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाहियाँ दी हुई हैं। तो देखिए इस प्रश्न को मैं लीव ही कर देता हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ, ताकि इसके बहुत सारे मतभेद हैं इसके आंसर में। देखिए जब आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी होता है उसमें इसका आंसर क्या दिया जाता है। हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था बी, यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, ओनली 2 फॉलोज। उसी तरह से 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, इस प्रश्न का जो आंसर है हमारे हिसाब से होना चाहिए था ओनली सी, इफ नीदर 1 नॉर 2, कोई नहीं, ना तो 1 फॉलो कर रहा है ना ही 2 फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इस कथन में अंतर्निहित क्या है, अंतर्निहित केवल फर्स्ट वाला है, इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन ऐसा थोड़ी ही है कि स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो क्लास 9th में एडमिशन कैसे होता। अतः यह गलत है, यह अंतर्निहित नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ओनली 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपये दंड देना पड़ेगा। तो यह कथन है और अनुमान दिया हुआ है क्या, क्यों लिखा रहता है ऐसा, तो इसलिए लिखा रहता है अनुमान में, कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य है, करते हैं, यह सत्य होगा। कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, यह भी सत्य है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर दोनों होना चाहिए, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, डी, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह जो प्रश्न था, एक प्रश्न 41 से 44 तक, यह एक पजल टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें एक सर्कुलर टेबल में सभी 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी केंद्र सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, और उस पर आधारित प्रश्न है। तो ये मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद यह जो आंसर है वो ये है कि विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था, इसका आंसर होगा नीरज, ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीरज और विजय के मध्य कौन था, इसका आंसर होगा आपका सुधीर। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था, इसका आंसर होगा विजय। और क्वेश्चन नंबर 44 है, विजय और अमर के मध्य कौन था, इसका आंसर होगा राकेश या सौरभ। 45 में देखिए PDJUEEYGA, इसका आंसर है BJX। 46 का आंसर है NNY, और 47 का आंसर है NM, और 48 का आंसर है CIMTE। इस प्रश्न में बहुत लोगों को परेशानी हुआ था, लेकिन यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी देखिए, ये जो प्रश्न है 49 नंबर, इसमें भी बहुत मतभेद है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए। देखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास, यह भी एक पजल है, जिसमें ABCDE 5 पर्सन हैं, और जिसमें से 5 पर्सन जो है किसी 3 विषयों में दक्ष हैं। इस एक मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, मास्टर ऑफ करेंट इवेंट्स है, और मास्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर है। और ये तो कंडीशन दिया हुआ है, यह भी पजल ही है, इसको भी हमने सॉल्व किया है, और उसका जो करेक्ट आंसर है, हु इज़ द मास्टर ऑफ करेंट इवेंट्स, तो इसका आंसर होगा ई। हु इज़ द मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इसका आंसर होगा बी। हु इज़ द मास्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु इज़ द वाइफ ऑफ ई, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, यह तो गलत हो गया भाई, क्योंकि लैक ऑफ विटामिन बी से होता है, एंड विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, यह सही है। इसलिए हमारा आंसर यही होगा कि ए जो है गलत है और आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि समानता से याद कर लीजिए, जो पश्चिम की ओर बहती है
नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो ट्रिक है वो है ब्रह्म की गोद में गंगा। इसमें नर्मदा कहीं पर भी नहीं आता है। ब्रह्मपुत्रा, कावेरी और गोदावरी, गंगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा कहीं नहीं आ रहा है, अतः यह गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 56 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा 1905। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका उत्तर होगा MK गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1885। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा झारखंड। गीतांजलि की रचनाकार? उत्तर होगा RS टैगोर। माफ कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। यहाँ पे एस गलती से लिख गया है एंड यहाँ लिखा होना चाहिए था N। अगला प्रश्न, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। सबसे आसान प्रश्न आज के इस एग्जाम का, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दिल्ली। दीन इलाही किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा अकबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर होगा 1526। हुमायूंनामा किसने लिखी है? उत्तर होगा गुलबदन बेगम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम वेद है? उत्तर होगा ऋग्वेद। बहुत लोग यहाँ पर सामवेद मार कर आए हैं, लेकिन याद रखिए ऋग्वेद होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित है सभी, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो अक्षांश और देशांतर दोनों के सहयोग से, इसलिए आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कौन है? फिर से सबसे आसान प्रश्न, पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिल्कुल आसान प्रश्न। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न में थोड़ा सा जान था, लेकिन फिर भी जिनको याद था वो लिख सकते थे। आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देखिए यह थोड़ा सा ब्लर कर गया है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं मैं आपको बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इसका आंसर होगा जनसंघ। अगला प्रश्न है कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में से संबंधित है? इसका आंसर होगा 356, अनुच्छेद 356। भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, सबको पता है। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? उत्तर होगा प्रशांत महासागर। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? CFC। याद रखिए। जकार्ता किस देश की राजधानी है? उत्तर होगा इंडोनेशिया। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? उत्तर होगा अरब सागर। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर होगा राजनाथ सिंह। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू हुआ? यह प्रश्न बहुत ही थोड़ा सा मान लीजिए कि आसान भी था और ट्रिकी भी था। आंसर इसका 2010 होगा। एक्ट 2009 में आया, लेकिन लागू हुआ था 2010 में। मिजोरम की राजधानी आइजोल होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा। गुलाबी नगरी जयपुर। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कोसी नदी बिहार। नेपाल की राजधानी काठमांडू। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। भारत का जो रुपया है यह करेंसी है, तो बांग्लादेश का टका होगा। मायोपिया आंख में होता है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है, जिसे दिमागी बुखार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वी का भाग है? सभी, A, B तथा C, ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? कक्षा 1 से कक्षा 5। विद्यार्थियों को कोई अच्छा, इसको हम देखिए इंग्लिश में बताते हैं आपको। द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम, इसका आंसर होगा नोन टू अननोन। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज, इसका आंसर होगा 5 ईयर। देखिए इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ये कहीं पे 6 भी दिया हुआ है, इसलिए ऑफिशियल आंसर की का वेट कर सकते हैं आप सभी। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्टूडेंट इन डिसिप्लिन इन स्कूल इज नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 है। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, इसका आंसर होगा एक्सपर्टाइज इन टीचिंग स्किल्स। 101 101 नंबर, एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि का होता है? उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? उत्तर होगा बलपूर्वक नियंत्रण। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? उत्तर होगा सेवा क्रिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? उत्तर होगा एनएसएस।
अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? उत्तर होगा अच्छे अध्यापकों की कमी। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? उत्तर है सीखने हेतु जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? उत्तर होगा खेलों का आयोजन नहीं करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? उत्तर होगा लाइब्रेरियन। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं। उत्तर बता दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? उत्तर होगा अच्छे अध्यापकों की कमी। इनमें से कौन 3 आर का भाग नहीं है? उत्तर होगा अंक गणित। इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? उत्तर होगा ब्रेल। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? दिव्यांग दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? उत्तर होगा धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना। अगला प्रश्न, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? उत्तर है 2 वर्ष। एक विद्यालय में कौन वांछित नहीं है? उत्तर होगा दैहिक दंड। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। अगला प्रश्न है, विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में कौन सर्वाधिक प्रभावी है? उत्तर होगा चित्र। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? उत्तर होगा कक्षा व्याख्यान। मैं समझता हूँ कुछ प्रश्न बच गया इंग्लिश का, वो भी देख लेते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल होगा। एट लास्ट ही यील्ड फॉर द टेम्पटेशन होगा। वी सेल डाउन द रिवर होगा। वन शुड नॉट मेक इरिलीवेंट रिमार्क्स। इसका आंसर नॉट बीइंग टू द पॉइंट होगा। अगला जो प्रश्न है, वी मस्ट गिव अप आर बैड हैबिट्स, लीव होगा। सरदार पटेल वॉज आयरन मैन, ये होगा ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ ट्रक, इसका आंसर होगा क्रश्ड डाउन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत आसान है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बनाने वाले ने साइनों समझ करके इसको टिक कर दिया है। दिस सोल्जर वॉज काइंड, इसका अपोजिट क्रूएल होगा। एंड द टीचर वॉज हैप्पी, इसका जो आंसर होगा वो सैड होगा, अपोजिट। ओके। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, इसका आंसर हर्बीवोरस होगा। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, इसका आंसर एम्फीबियस होगा। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, पॉलीगैमी होगा। अ थिंग विच ईजिली कैचेस फॉर इन्फ्लॉमेबल होगा। एन अनमैरिड मैन, बैचलर होगा। अगला प्रश्न हिंदी में आते हैं, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। यह बहुत विद्यार्थियों का गलत हो गया है, आंसर होगा ख। अगला प्रश्न है, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, इसमें हमें चिन्ह भरना है। तो यह जो आएगा सी में जो एक्सक्लामेशन मार्क जिसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक, वह चिन्ह आएगा। अल्प विराम को पहचानना है, यह भी बहुत लोगों ने गलती किया है। अल्प विराम कॉमा को बोला जाता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अम्य मूड में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। आप गिन लीजिएगा, इसमें आपको 16 मात्राएं दिखाई दे देंगी। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? दोहा और चौपाई शैली होगा इसका आंसर। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस परिश्रम को जरूर आप सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके उसका फल दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।